हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई मेन अप्रैल 2023 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से वो कर रहे हैं। और गाइस, काफ़ी कुछ प्लेलिस्ट बना चुका हूँ मैं। जरूर एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर देखें। अप्रैल के जेई जनवरी अटेम्प्ट के या इससे पिछले ईयर्स के भी काफ़ी कुछ मैं अपलोड कर चुका हूँ। ओके, चैप्टर वाइज हैं सब। सो प्लीज़ एक बार जरूर चेक करें, आपको काफ़ी हेल्प होगी। सो फिलहाल इसमें स्टार्ट करते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इन एक्वस सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन। ना गाइस, देखिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जैसे इसमें बोला हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली इसका स्पेसिफिक दिया है कि m प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और m बन गया। या इसको मैं ये ऐसे बोल दूं कि m ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और m प्लस बन गया, रिवर्स कर दिया। सो बेसिकली नेगेटिव या पॉजिटिव साइंस सिर्फ इससे डिफाइन हो जाता है। सो जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये क्या है कि टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इन एक्वस सॉल्यूशन या टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। ओके, सो ये बेसिकली तीन चीज पे डिपेंड करता है, तीन तरह की एंथैल्पीज पे डिपेंड करता है, जैसे इसमें पूछा गया ना। फॉर एग्जांपल, इसको आपको समझाने के लिए इस चीज को देखें आप कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई मेटल ले लिया, लिथियम मैंने, है ना, जस्ट इन एग्जांपल, ये सॉलिड स्टेट में है। ओके, सो जो सब्लिमेशन एनर्जी यूज होगी इसमें, सब्लिमेशन एनर्जी क्या होगी, सॉलिड को डायरेक्ट आपने गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाता है गैसेस स्टेट में। ओके, नाउ अब जो ये गैसेस स्टेट है, जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेगा, अब लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन लूज कैसे करेगा, Li प्लस एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहां स्टिल इट इज इन गैसेस स्टेट। और ये क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ किसका, ऑफ अ मेटल इन गैसेस स्टेट। समझ में आया? ठीक है। अब जब ये Li प्लस जी है, अब क्या होता है इन एक्वस मीडियम, ये क्या हो जाएगी Li प्लस, अब एक्वस स्टेट में आ जाएगी। अब तक ये गैसेस स्टेट में था, अब ये एक्चुअल में क्या है, एक्वस स्टेट में है। और यहां पे क्या कह देता है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ओके, समझ में आया? तो अब इससे अगर आप देखें तो जैसे ये बोला गया था कि फ्रॉम M टू M प्लस या M प्लस टू M, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तीन तरह की एंथैल्पीज पे डिपेंड कर रहा है। सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ सॉलिड मेटल, करेक्ट। सो दिस इज, इस पे अभी डिपेंड करता है। दूसरा है आयनेशन एंथैल्पी ऑफ गैसियस मेटल। तो ये हो गया आयनेशन ऑफ गैसियस मेटल एटम, इस पे डिपेंड करता है। सॉलिड मेटल पे नहीं डिपेंड करता। एंड अगेन इसमें क्या हो गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ गैसियस मेटल आयन, करेक्ट, तो इस पे भी डिपेंड करता है ना। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि डज नॉट डिपेंड ऑन, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, सिर्फ सॉलिड मेटल आइटम यहां लिखा हुआ था, इसकी वजह से ये इनकरेक्ट आंसर, आई मीन करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि डज नॉट डिपेंड पूछा गया था। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट विच इज नॉट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, नाउ इसमें आप चीज देखिए कि ब्राइन क्या होता है। ब्राइन इज नथिंग बट द NaCl सॉल्यूशन। जो आपका नमक है उसको अगर आप पानी में घोल के एक सॉल्यूशन बना देते हो तो वो क्या हो गया, ब्राइन हो गया आपका। ठीक है। नाउ जब अब इलेक्ट्रोलाइज करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन का, तो ब्राइन क्या होती है, जो NaCl प्लस H2 हो गया ब्राइन सॉल्यूशन। ये जब इसके अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में डिकम्पोज हो जाता है तो ये हो जाएगा बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। इट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ अब इस चीज को देखिए, ये एक आपका सेल है। ओके, अब वी नो कि एक सेल है तो इसमें आपका एक एनोड होगा एंड एक कैथोड होगा। ओके, एक बात चीज हमेशा ध्यान रखें गाइस कि फॉर एग्जांपल ये आपकी अगर एनोड है और आपकी ये कैथोड है, नो मैटर व्हाट कि एनोड पॉजिटिव है या नेगेटिव, एनोड पे हमेशा आपका ऑक्सीडेशन हैपन होता है और कैथोड पे हमेशा आपका रिडक्शन हैपन होता है। ओके, सो एनोड हियर इन इलेक्ट्रोलाइसिस पॉजिटिवली चार्ज होती है और ये जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। सो अब क्या होगा, जब आपने इसमें करंट पास करते हो अंदर रिएक्शन होगी। नाउ रिएक्शन में जैसे मैंने आपको बताया NaCl एंड H2O है। ओके, NaCl बेसिकली Na प्लस एंड Cl नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है। नाउ अब अगर आप इसकी रिएक्शंस देखें तो एनोड पे मैंने जैसे बताया आपको ऑक्सीडेशन होगा। सो अब ऑक्सीडेशन के लिए अब ये क्या होगा कि Cl नेगेटिव है, राइट, Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Cl2 बना देता है।
इसको बैलेंस आउट कर लेना आप ऐसे ऐसे, इसमें 2Cl नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हो जाता है। तो इसका मतलब जब एनोड है, एनोड पे यहां पर Cl2 ऑक्सीडाइज होके Cl2 गैस रिलीज हो रही है। समझ में आया? अगेन एट जब आप कैथोड देखते हो तो ये जो H2O है, H2O क्या करता है, अगेन इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और H2 गैस में बेसिकली रिड्यूस हो जाता है H2। तो यहाँ पे 2OH नेगेटिव, ऐसे बैलेंस आउट करने वाली बात है बस। यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि जहाँ पे ऑक्सीजन है, जो हाइड्रोजन है, अब यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन से 0 में कन्वर्ट हो गया है ना। तो क्या हो गया बेसिकली ऑक्सीडेशन। सो ये वाली होगी कैथोड पर, यहां से आपका निकल गया H2 गैस। समझ में आया आपको गाइज? ठीक है। अब एक चीज और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया Na+ और Cl नेगेटिव थे और H2O थे। H2O से तो आपका कन्वर्ट हो गया, क्योंकि देखिए H2O क्या है, सो बेसिकली H आयन और OH नेगेटिव। सो ये जो अब H से तो आपका बन गया H2, Cl नेगेटिव से बन गया आपका Cl2, अब ये बचा NaOH एंड OH नेगेटिव, तो ये जुड़ के क्या बना देते हैं, NaOH। समझ में आया? तो ओवरऑल जो रिएक्शन आपकी इस तरह की हो जाती है, NaCl प्लस H2O और Cl2 H2 निकला और NaOH बन गया। समझ में आया गाइस? सो अगर आप इन ऑप्शंस में आप देखोगे तो क्या नहीं, HCl नहीं बना इसमें, ये बाकी के सब बन गए। और आई होप आपको ये जो मैंने समझाया है ये समझ में आया होगा। ओके, सो HCl इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल्स आर गिवन बिलो। गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है सेम टू सेम आपका जेई मेन 2009 में आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन। समझ में? और आई थिंक उसमें बस 5 के बजाय 4 ऑप्शन इस तरह से दिए थे और सेम वैल्यूज सेम रिएक्शन सब थी। तो देखिए कितने पुराने क्वेश्चन भी सेम टू सेम भी रिपीट हुए हैं। और लेकिन हम जब PYQs करते हैं तो सेम टू सेम रिपीट की वजह से नहीं, कंसेप्ट की वजह से करते हैं। बेसिकली आप ये ध्यान रखें। ओके, सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल्स आर गिवन बिलो। द नंबर ऑफ मेटल विच विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय NO3 नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन इज। एक चीज देखिए, जैसे हम बोलते हैं E0, राइट, तो ये क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, इसमें E0 है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बेसिकली ये है क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है कि उसका किसी मेटल का या किसी आयन का उतना वो पोटेंशियल कि वो रिड्यूस हो जाए। सो जितना ज्यादा E0 उतना ज्यादा उसकी ईजियर टेंडेंसी होगी या ईजियर रिडक्शन हो जाएगा उसका, इतना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, अब एक बात देखिए, जब हम रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज भी देखते हैं तो यहाँ पे 0 आपकी हाइड्रोजन की हो जाती है। ठीक है, अब इसके ऊपर वैल्यूज पॉजिटिव में चली जाती है और इसके नीचे E0 की नेगेटिव में वैल्यूज चली जाती हैं। समझ में? अब जैसे जैसे आप इससे ऊपर जाते हो तो इसमें E0 बढ़ रहा है, मोर पॉजिटिव होती जा रही है। इसका मतलब जो वो एलिमेंट है उसका जो रिडक्शन है बहुत आसानी से होता जाएगा, यानी इजीली रिड्यूस होती जाएगी। जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, यानी इट बिहेव्स एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो कैपेसिटी है उसकी वो अच्छी होती जाती है। समझ में? नीचे जैसे जाओगे इसका रिवर्स, E0 इसमें डिक्रीज होता जाता है और मोर नेगेटिव होता जाता है। ऊपर टेंडेंसी बढ़ती है रिडक्शन की, नीचे यहां से यहां जाओगे तो जो ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है वो बढ़ती है। तो अगर देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर मैं नेगेटिव से ऊपर पॉजिटिव ऐसे जा रहा हूं तब भी रिडक्शन की ही कैपेबिलिटी बढ़ रही है, और ऊपर से जैसे नीचे जा रहा हूं चाहे नेगेटिव 0 से नीचे नेगेटिव, तो ऑक्सीडेशन होने की कैपेसिटी बढ़ रही है। जैसे यहां से यहां नीचे आ रहे हो तो खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस कर देगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट की कैपेसिटी बढ़ रही है। अब इससे मैं क्या सोचता हूं कि जैसे मैंने रिडक्शन पोटेंशियल की कैपेसिटी ऐसे अरेंज कर दी, इसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, इसका कम, थोड़ा कम थोड़ा कम, तो इससे क्या होगा, ये ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन दिस देन दिस देन दिस। सिमिलरली ये ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन दिस देन दिस। ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है देन दिस। समझ में आया? ओके, तो अगर मैं इसको कहूं कि ये ए ऑक्सीडाइज कर सकता है बी को भी, सी को भी, डी को भी, समझ रहा है, बी सी एंड डी को ऑक्सीडाइज कर सकता है। सिमिलरली सी बी एंड ए को रिड्यूस कर सकता है बट डी को नहीं कर सकता, सी डी को ऑक्सीडाइज कर सकता है।
आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब जो जितनी भी ये वैल्यूज हैं इसको अगर आप ऑर्डर में लिख दो, ओके ऐसे लिख दिया, तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसका है। अब इन्होंने पूछा है NO3 किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो OA3 नेगेटिव इससे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये इन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो NO3 नेगेटिव Ag को, Fe को एंड V2 ने प्लस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। एंड दिस मीन्स योर करेक्ट आंसर इज, नंबर पूछा था तो 3। ओके, आई होप आपको ये सारी थ्योरी सब कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज ये जो क्वेश्चन था ये 1985 जेई में एग्जैक्ट रिपीट हुआ था, ये ध्यान रखना। ओके सो गाइज देखिए, इसमें एक रिएक्शन दी हुई है और आपको इसमें बेसिकली सेल नोटेशन बताना है, गैल्वेनिक सेल इस तरह से आपको बताना है। ओके सो एक चीज देखिए, जैसे आपका ये कोई सेल है ना, तो इसमें आपको कैसे बताना है, देखिए कभी कभी इसमें या कोई साल्ट ब्रिज भी दे सकते हैं बीच में। तो जैसे ये है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ब्रिज बना दिया बीच में, जस्ट इन केस आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। तो इसके इधर आपका है हमेशा कैथोड, और इसके लेफ्ट साइड में बाय कन्वेंशन हमेशा एनोड पे जो रिएक्शंस हो रही हैं वो लिखी जाती है। कैथोड है तो हमेशा मैंने क्या बताया, जिस पे रिडक्शन होता है तो यहाँ पे रिडक्शन वाली जो रिएक्शंस या चेंजेस हैं वो आ रहे होंगे, और लेफ्ट साइड में क्योंकि एनोड है तो हमेशा यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन वाले आ रहे होंगे। एक चीज देखिए, अगर आपको रिएक्शन में कोई सॉलिड मेटल दिया हुआ है, या जैसे जिसकी आपने रोड यूज की हुई है सॉलिड की, जैसे इस रिएक्शन में देखोगे तो Ag सिल्वर है, Ag सॉलिड है, तो मैं कह सकता हूं ठीक है मे बी लेफ्ट साइड या राइट साइड, उसको मैं डायरेक्ट Ag रोड यूज कर सकता हूं। लेकिन कभी कभी जैसे एनोड या कैथोड दोनों साइड में, क्योंकि देखिए रोड्स बन रही हैं तो एक रोड होगी एनोड की, एक होगी रोड कैथोड की। तो अगर एक तो दे दी मैंने Ag की, लेकिन दूसरी पे गैस वाली ही रिएक्शंस हो रही हैं, सिर्फ रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, तो उस पे आप क्या करोगे यूज। इन केसेस में अगर कोई जैसे सॉलिड नहीं दिया हुआ है तो उस केस में आप एक इनर्ट रोड ले लेते हो, और ज्यादातर जो मोस्ट कॉमन है वो प्लेटिनियम की रोड आप यूज कर लेते हो, जैसे इसमें भी हम देखते हैं। ठीक है, इसमें देखना अगर आपको कोई नहीं दिख रही है रोड तो आप प्लेटिनम हम मान लेते हैं। अब रिएक्शन ये दी हुई है कि हाफ H2 है गैस AgCl, ठीक है, और ये H आयन एक्वस, Cl नेगेटिव एक्वस एंड Ag सॉलिड। इसमें आप देखोगे तो H2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। देखिए H आयन और Cl नेगेटिव दोनों एक्सेस में है, इसको H प्लस Cl नेगेटिव अलग से लिख लो, या अगर आप इसको कंबाइन करके HCl भी लिख लोगे तब भी सेम ही बात होगी, अभी आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 से +1 में जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीडेशन, यानी एनोड पे कन्वर्जन हो रहा होगा। सिमिलरली अगर आप इसकी देखोगे Ag की इधर, तो Ag +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब ये रिडक्शन वाली रिएक्शन है। ओके सो अब इसमें अगर आप देखोगे, मैं अब लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन का डाल देता हूं, इधर रिडक्शन का डाल देता हूं। ठीक है, पहले मैं रिडक्शन वाला डाल देता हूं क्योंकि थोड़ा ये आपको वैसे सिंपल दिख जाएगा। तो इसमें कन्वर्जन किस में हो रहा है, AgCl टू Ag में कन्वर्ट हो रहा है, तो सिंपल बिना टेंशन के AgCl से Ag लिख दिया। ओके बस लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, H2 से कन्वर्ट हो रहा है आपका H पॉजिटिव में, या मैं कहूं H2 से कन्वर्ट हो रहा है Cl नेगेटिव में। अब एक चीज देखिए, H2 से कन्वर्ट हो रहा है H पॉजिटिव या HCl में, है ना, HCl लिख देता हूं मैं। ओके यहां पे लेकिन सॉलिड रोड ये है, इधर सॉलिड रोड नहीं है कुछ दोस्तों, क्या कहा PT यूज कर लो, तो इधर यहां पे आप प्लेटिनियम ऐसे लिख दो, और ये आपकी सेल नोटेशन हो जाती है। तो अगर आप करेक्ट ऑप्शन देखो तो ये है, देखिए PT, H2 इसमें गैस है, HCl सॉल्यूशन है, AgCl देन Ag, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके अब इन सब में अगर आप देखोगे तो ये AgNO3 गलत दिया हुआ था, ठीक है, इसमें KCl गलत दे दिया, इसमें ये अगेन AgNO3 और KCl गलत दे दिया। तो फिलहाल जो करेक्ट आंसर है आपका इसमें इज ऑप्शन नंबर 2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.0025 मोलर एसिटिक एसिड इज दिस। तो ये बेसिकली आपको कप्पा की वैल्यू दी हुई है, क्या होती है अभी बताता हूं। एट सर्टेन टेम्परेचर द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड इज,
CH3COOH है, अगर ये डिसोसिएट होता है, ये होगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, करेक्ट। सो इनिशियल अगर मैं कंसंट्रेशन इसकी C मानता हूं, ओके, तो ये सब में अभी डिसोसिएट नहीं हुआ था, 0 0। जब डिसोसिएट हो जाएगा, लेट अल्फा इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो C अल्फा, ऑब्वियसली ऐसे पढ़ते हैं ना C अल्फा इस तरह से। एंड क्योंकि कभी कभी 1 - 1 अल्फा क्यों कर देते हैं, क्योंकि हम C को 1 मान लेके चल रहे हैं ना, इधर C अल्फा ही बढ़ जाएगा, इधर C अल्फा ही बढ़ जाएगा, करेक्ट। सो इससे क्या होगा कि जो आपकी K की वैल्यू क्या आ जाएगी, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाई C माइनस C अल्फा, या इससे कहूं तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके गाइस, इतना समझना। अब देखिए, अब इसमें C क्या है, C आपकी ये दी हुई है 2.5 इंटू 10⁻³ m। अल्फा क्या होता है, देखिए अल्फा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोन, क्या होगा, अल्फा विल बी इक्वल टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा इंफिनिटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा इंफिनिटी क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में, ठीक है। अब ये अगर मैं लैम्डा m निकाल लूं इससे, और लैम्डा इंफिनिटी क्या दी हुई है इसकी 400, तो लैम्डा m डिवाइड बाई 400, तो लैम्डा m की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं, अल्फा निकल जाएगा, अल्फा से यहां वैल्यू करके k डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको निकल जाएगा, ठीक है। अब लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, k इंटू 1000 डिवाइड बाई m, वेयर लैम्डा m इज मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो कि दी हुई है 5 × 10⁻⁵, और m क्या है, मोलैरिटी या कंसंट्रेशन, m है यहाँ पे, C है, सेम ही बात है। ओके, सो क्या हो जाएगा, वैल्यूज रखोगे 5 × 10⁻⁵ इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m क्या है, अगेन 2.5 × 10⁻³ इसको जब आप सोल्व करते हो आपकी वैल्यू आ जाती है 20। सो इससे सोल्व करके आपकी 20 वैल्यू आ गई। ना 20 को अब इसमें रखो, अल्फा क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 400 यानी 1/20। अब इस 1/20 को इसमें रख देते हैं। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट K इक्वल्स टू C क्या है आपकी कंसंट्रेशन 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू अल्फा स्क्वायर यानी 1/20 अपॉन 1/20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/20। देखिए इस पूरे को जब आप सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप सोल्व करके देखना, वैल्यू आपकी आ जाएगी इससे 65.788 इंटू 10⁻⁷, ओके, जिसको आप अप्रोक्स लिख सकते हो 66। नियरेस्ट इंटीजर पूछा था तो ये हो गया आपका 66 इंटू 10⁻⁷ बेसिकली, करेक्ट। सो 66 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ लेड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इफ ये इसका पोटेंशियल दिया है m, इसका n, तो वैल्यू ऑफ इसकी बतानी है, इज m बाई माइनस एक्स एन। तो x की वैल्यू पूछिए बेसिकली। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए पहला देखते हैं, E0 Pb2+ से अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं Pb में तो m वोल्ट दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, Pb2+ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb बना रहा है, ठीक है। दूसरा है E0, ये क्या दी हुई है गाइज, m। दूसरा है E0 Pb4+ से Pb, इसकी दी हुई है n, तो यानी Pb4+ अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो Pb बना देगा। नाउ तीसरी रिएक्शन क्या है, जो कि ये यानी E0 Pb2+ से Pb4+, यानी क्या बनेगी, इसकी क्या है m-xn, तो यानी Pb2+ से Pb4+ में कन्वर्ट कर रहे हैं, करेक्ट, यानी Pb4+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया गाइस। अब इसको अगर मुझे इन तीनों को ऐसा अरेंज करना है कि सब ये जो थर्ड रिएक्शन है इन दोनों के एडिशन में आ जाए, या इस दोनों को इससे बनाना है बेसिकली, अगर आप देखो गौर से, तो इसको अगर आप देखें गौर से, तो यहाँ Pb2+ है, यहाँ Pb2+, राइट साइड में Pb4+ है, यहाँ ये, तो मैं इसको अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, रिवर्स करके Pb से Pb4+ और 4 इलेक्ट्रॉन कर दूं, तो जहां n था अब यहां -n हो जाएगा। अब इसको अगर आप ऐड करो तो क्या बन जाएगा, देखिए इस वाली रिएक्शन को आप हटा दो, मैं मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इसको अगर मैं ऐड करूं, Pb से Pb गया,
4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, यहाँ Pb4+ आ गया, ये Pb2+। समझ में? तो क्या बना, तो इससे बना आपका कि थर्ड रिएक्शन को जब आपने ऐड किया, थर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू हो गया आपका फर्स्ट रिएक्शन प्लस सेकंड रिएक्शन। समझ में? नाउ अब इसमें लेकिन एक कैच देखिए, ये रिएक्शन तो आपकी इस तरह की आ गई, ये थर्ड रिएक्शन होगी फर्स्ट प्लस सेकंड। सो क्या मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जस्ट ऐसे ही ऐड कर दूं कि m-xn=m+n? क्या ये मेरा मेथड सही रहेगा? दिस विल बी इनकरेक्ट। ये इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होते हैं गाइज, आप यू कैन नॉट ऐड डायरेक्टली अनटिल अनलेस कि एक ट्रिक आगे एक केस बन जाता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं, सपोज इसमें 4 इलेक्ट्रॉन इस सब में ट्रांसफर हो रहे होते, तो उस केस में एक केस ऐसा बन जाता है कि अगर आप डायरेक्ट भी ऐड कर दो तो आंसर सही आता है, लेकिन मेथड सही नहीं है। वो इसलिए देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और यू कैन नॉट ऐड देम डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन हम इसको जो यूटिलाइज कैसे करते हैं, डेल जी से, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज से। डेल जी नॉट एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और उसको आप इसमें ऐसे डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। इसमें अगर आप E3 नॉट=E1 नॉट प्लस E2 नॉट करोगे वो इनकरेक्ट हो जाएगा, बल्कि आपको अगर इस तरह करोगे तो ये करेक्ट रहेगा। अब आप करेक्ट कैसे भी रहेगा ये आपको अभी समझ में भी आ जाएगा कैसे। अब देखिए इसको यहां से मैं देखता हूं, है ना। तो डेल जी इक्वल्स टू होता है आपका -NF E0 सेल। ओके, सो एफ तीनों में सेम है तो एफ में लिख नहीं रहा हूं, या मैं लिख ही देता हूं। देखिए -N3F E3 नॉट, इसको हटा देना, आपका भी कंफ्यूजन हो जाए आपको। इक्वल्स यहां से लिख के चल रहा हूं मैं ना, -N1F E1 नॉट प्लस -N2F E2 नॉट। एफ कैंसिल आउट हो गया तो क्या माइनस है तो प्लस हो जाएगा सब जगह, यानी N3E0 3=N1E1 नॉट प्लस N2E2 नॉट। इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है आपको, समझ में आ गया? अब देखिए बस हो गया आंसर। N3 क्या है, इसमें N3 के क्या था ना, Pb4+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो N3 क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू E3 नॉट इक्वल्स टू N1 क्या है, N1 रिएक्शन में 2, सो 2 इंटू E1 नॉट क्या दिया हुआ है M। ओके, N2 क्या है 4, तो 4 E0 E2 नॉट क्या है -N हो गया था ना, रिवर्स करी थी तो -N। तो ठीक है, अब इसको आप पूरे को अगर सोल्व करोगे, यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिए 2E3=2M-4N, E3 हो जाएगा M-2N। कंपेयर करोगे इससे जो E3 की वैल्यू दी हुई थी M-XN, तो X की वैल्यू क्या आ गई 2, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको उसमें समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, देखिए ई सेल इज एन इंटेंसिव पैरामीटर, दिस इज करेक्ट। जैसे मैं आपको एक पिछले क्वेश्चन में बताया कि यू कैन नॉट, जब भी आपकी कोई रिएक्शन 1+2 रिएक्शन हो गए, तीसरी रिएक्शन हो रही है और इनके सेपरेट सेपरेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं, तो यू कैन नॉट से कि E3=E1 + E2, यू कैन नॉट से, बिकॉज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिपेंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वे डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। समझ में? तो यू कैन नॉट ऐड डायरेक्टली बिकॉज ये दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी पैरामीटर, बल्कि जी को आप कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ए नेगेटिव E0 मीन्स दैट द रिडॉक्स इज अ कपल इज अ स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट देन दिस। देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ये आपकी 0 वाली होगी, ठीक है, जितने ऊपर जाओगे पॉजिटिव होगी तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैपेसिटी बढ़ती है। 0 से नीचे आ रहे हो या ऊपर से नीचे आ रहे हो तो खुद ऑक्सीडेशन की कैपेसिटी बढ़ रही होती है, नेगेटिव पोटेंशियल हो रहा होता है, और खुद रिड्यूसिंग एजेंट की जो कैपेसिटी है वो नीचे से बढ़ रही होती है। यानी मैं 0 से अगर यहां देखूं 1 2 3 माइनस में, तो जो 3 है वाला है -3, ये ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है देन -2 देन -1 देन 0, बल्कि ऊपर वालों से भी। सिमिलरली जो -2 है इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन -3, बट गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन -1 -0 वगैरह वगैरह। सो नेगेटिव E0 जितना होगा मीन्स
that the redox couple is a strong reducing agent, then this is a correct statement also. So next देखते हैं, the amount of electricity required for oxidation reduction depend on the stoichiometry of the electrode reaction. और डी ऑप्शन है, the amount of chemical reaction which occurs at any electrode during electrolysis by an current is proportional to quantity of electricity passed through the electrode. देखिए इन दोनों पॉइंट्स को आप कंबाइन लेके अगर चलें तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि स्टोक्योमेट्री क्या होती है और आपका फेराडेज लॉ क्या है. तो एक स्टोक्योमेट्री है जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपकी बनाते हैं, जो कि जैसे है ना, कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी तरफ रिडक्शन हो रहा है, तो जो ये रिएक्शंस हैं ये आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं इन मोलर, जो इनकी मोलर प्रॉपर मोलर रेशियोज में होगा, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये आपका स्टोक्योमेट्री हो गया. ठीक है, तो फेराडे लॉ क्या करता है कि फेराडे लॉ ये बोलता है कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज, कि मैं एक जो भी इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा हूं किसी रिएक्शन में, तो जो अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज प्रोड्यूस होगा, जो अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज प्रोड्यूस होगा बाय द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो करूंगा उतना ही ज्यादा आपका जो केमिकल चेंज है या ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है वो हैपन होगा. अब तक ये समझ में आ रहा है. इसके साथ साथ फेराडेज लॉ ये भी कहता है कि जो मास है ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय सेम क्वांटिटी, देखिए Q इक्वल्स टू होता है NF, ये समझ में. चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शंस, एंड F नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन F. ये आप डायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं स्टोक्योमेट्री से रिलेटेड है. ठीक है, और दूसरा क्या हो गया कि जब आप सपोज ये समझो कि आप डिफरेंट आपके मासेस हैं, ठीक है, तो जो डिफरेंट मास सब्सटेंस है, अगर मैं सब में एक एम्पेयर का करंट पास कर रहा हूं, एक एम्पेयर का, तो इसमें कितना केमिकल चेंज या कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके इक्विवेलेंट मास के, या कहूं तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट मास कह दो, मोलर रेशियोज कह दो, स्टोक्योमेट्री के बेस पे सब कुछ सेम ही हो जाएगा. समझ में आपको गाइस? तो जो सी एंड डी ऑप्शन है वो लगभग सेम ही है, समझ लो. तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन ये कंबाइन करके पढ़ेंगे तो दोनों सही है. समझ में? तो इसका 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ मेटल सरफेस ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हैज टू बी कोटेड विद निकल लेयर of thickness 0.0001 mm. A current of 2A was passed through a solution of this for x seconds to coat the desired layer. The value of x is, देखिए इसको समझने के लिए ऐसे देखें कि सपोज आपको ये एक आपकी लेयर्स थी, रोड्स हैं, ये सपोज कैथोड है, ठीक है. सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है NiNO3 का, NiNO3 का, तो यानी इसमें क्या है, Ni2 पॉजिटिव है और NO3 नेगेटिव है. तो बेसिकली निकल की कोटिंग करनी है, तो कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होगा, तो रिएक्शन क्या हो रहा होगा कि Ni2+2 इलेक्ट्रॉन लेके Ni ले रहा है और Ni बन रहा है, और Ni बनने के बाद इस पर बेसिकली लेयर चढ़ती जा रही है. तो ये रिएक्शन हो रही है आपकी, अगर समझने के हिसाब से देखें तो. ठीक है, नाउ अब कहा है कि इतना जो लिक्विड लेयर थी, एक करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास्ड टू अ सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉर x सेकंड टू कोट द डिजायर्ड लेयर. ठीक है, अब इसको देखने के लिए सबसे पहले तो जो हमें पता होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ जो भी डिपॉजिट है वो कितना हैपन हुआ. सिंपल फॉर्मूला होता है W अमाउंट ग्राम में है इक्वल्स टू ZQ या Z इंटू IT, या Z का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई F फैराडेज कांस्टेंट इनटू I इंटू T. I क्या है, करंट, Ts टाइम. ठीक है, इक्विवेलेंट की वेट क्या हो जाएगा आपका, मोलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मोलर मास क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इसका, क्योंकि देखिए निकल डिपॉजिट हो रहा है तो निकल का ही लेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया 60 का, 60 डिवाइड बाई Ni2+ से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके 2 इलेक्ट्रॉन निकल में बन रहा है, तो Ni क्या हो गया 2. देखिए इक्विवेलेंट क्या है, मोलर मास डिवाइड बाई N यानी 2. समझ में आ गया ना, इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया. और इनटू 1/f क्या है, फैराडेज कांस्टेंट यानी 96500. आई कितना पास किया था, 2 एम्पियर का. ठीक है, एंड टाइम हमें निकालना है x.
ओके, तो ये जो W है, इससे अगर आप देखते हो, ये जो वैल्यू आ गई आपकी 60 डिवाइडेड बाई 96500x, ठीक है, इसको एक इक्वेशन मान ली। अब देखिए इसको W कैसे निकालूंगा मैं, मास है क्योंकि ये तो डेंसिटी दी गई है, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यानी 10 ग्राम दी हुई है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मास क्या हो जाएगा, 10 इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ठीक है, 10 है ग्राम पर ml। ध्यान से देखना, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया थिकनेस इंटू एरिया, समझ में आया आपको, एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम हो गया। तो ये है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखना गाइस, ये है थिकनेस 0.001 mm, इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। तो 1 mm इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर है, यानी 10⁻³ था ये, तो 10⁻⁴ हो जाएगा। ओके, सो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। अब एक चीज देखिए, 10 ग्राम पर ml इंटू ये क्या हो गया ओवरऑल, 10⁻⁴ नीचे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 1/100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन यह ml है या सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन अब वी नो कि 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मैं इसको डायरेक्ट काट दूंगा, तो ये हो गया 1/10 W इक्वल्स टू, सो W इक्वल्स टू हो गया आपका 1/10। बस ये हो गया W। इस W को उठा के इसके इक्वलेंट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1/10 इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाई 96500x, ये 0 कटा, ये कटा, ये, सो 6x इक्वल्स टू 965 एंड x इज इक्वल्स टू 160.833 सेकेंड्स, या कहूं तो अप्रोक्सीमेटली 161 सेकेंड्स, नियरेस्ट इंटीजर पूछा था, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो आई होप गाइज आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट 298 Kelvin, the standard reduction potential of this is 0.034 volt. KSP दी हुई है, solubility product of this is key, and the reduction potential at pH equals to 14 or the following couple is। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल या E सेल इक्वल्स टू हो जाएगा E नॉट सेल माइनस 0.059, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट इसमें लिख रखा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, N सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग, है ना, इंटू लॉग 10 ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ये होता है। अब इन्होंने पीएच दी हुई है आपकी 14, पीएच अगर 14 है यानी एच आयन कंसंट्रेशन आपकी होगी 10⁻⁻14, ठीक है। अगर एच आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻14 है तो ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो सकती है, के डब्ल्यू डिवाइड बाई एच आयन की कंसंट्रेशन, यानी 10⁻⁻14 के डब्ल्यू होती है, यानी 10⁻⁻14 आपके एच आयन की गिवन है, तो ओ एच नेगेटिव कंसंट्रेशन होगी 1, ठीक है। अब ये ओ एच कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी 1, ये निकाल ली। अब KSP दी हुई है इसकी 10⁻20, KSP क्या हुई, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, और ये कैसे निकाल लोगे आप, Cu2+ का इंटू OH नेगेटिव का स्क्वायर। ओके, नाउ KSP क्या है, 10⁻20 इक्वल्स टू Cu2+ की कंसंट्रेशन इंटू OH क्या है 1, यानी 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो Cu2+ की कंसंट्रेशन आपकी निकल गई यहां से। ओके, अब देखिए वैल्यू रखने शुरू कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो ई सेल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहां से लिख देता हूँ, है ना। ई सेल जो पूछा हुआ है, ई नोट सेल क्या दिया हुआ है इसका, स्टैंडर्ड 0.034 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, देखिए। सो एन सेल क्या हो जाएगा इसमें, Cu2+ से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन लेते हो तब आपका Cu बनेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एन क्या हो गया 2, यानी 2, समझ आएगा इस। सो लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई OH की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है इसमें Cu तो क्या है सॉलिड, इसकी कंसंट्रेशन आप 1 मान लो, डिवाइड बाई Cu2+ का कंसंट्रेशन, ये क्या दिया, ये निकाले 10⁻20। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ 1 डिवाइड बाई 10⁻20, या 0.034 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा ऊपर
10⁻20 लॉग हो जाएगा 20। ठीक है, पूरे को आप कैलकुलेट करो, 0.34 माइनस ये पूरा का पूरा आ जाएगा, देखिए 10 तो 0.59, या ई आ जाएगा आपका इधर -0.25। ओके वी, और इसमें पूछा हुआ है एक्स इज, इसमें तो ये क्या लिख दोगे, 25 -25 इंटू 10⁻²v, तो जो आपका x क्या है इज -25। आई होप, या -25 या खाली 25, क्योंकि माइनस यहाँ लिखा हुआ है, तो x इज 25। तो आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन बस इसमें आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। देखिए जो ये क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपकी जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, कंडक्टिविटी वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी, इस पे टेस्ट करती है। अगर आपको इसका बेसिक पता है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जो कंडक्टिविटी है इज द कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, समझ में, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब अगर एक वॉल्यूम में 1 cc ले लिया सपोज मैंने, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डिग्री ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है सॉल्यूशन में कंडक्ट हो रहा है, समझ रहे हो। 1 cc वॉल्यूम डिफाइन कर दिया आपने, ये फिक्स वॉल्यूम है 1 cc, इसमें कितना सी इलेक्ट्रॉन यानी पास हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, वो होता है कंडक्टिविटी। नाउ अगर ये एक फिक्स वॉल्यूम है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है आयंस के थ्रू, अभी मेरा इतने आयंस प्रेजेंट थे, अगर मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दूं तो जो इतने फिक्स वॉल्यूम में मेरे इतने आयंस थे, अब डाइल्यूट करने के बाद उस लिक्विड के, इलेक्ट्रोलाइट के, अब 1 यूनिट वॉल्यूम अगर मैं निकालूं फिर से मग्गे में, कप में, तो अब वो कम हो जाएंगे, समझ में। तो इसका मतलब अगर मैं डाइल्यूशन कर दूं तो उस फिक्स 1 cc वॉल्यूम में जो आयंस पहले प्रेजेंट थे वो कम हो गए, इनके कम होने की वजह से, क्योंकि मेरा उतने ही अमाउंट में देख रहा हूं उस लेंस को, ठीक है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आयंस डिक्रीज हो रहे हैं, यानी ऑन डाइल्यूशन जो कंडक्टिविटी है आपकी वो डिक्रीज हो रही है। वो क्यों, बाय डेफिनेशन समझना आप, क्योंकि कंडक्टिविटी सिर्फ 1 cc वॉल्यूम में कहता है। देखिए पहले मेरा इतने में, मेरा इतना पानी था, इतना इलेक्ट्रोलाइट था, अब मैंने क्या किया, उसमें और पानी भर दिया, अब पूरा, अब पहले देखिए पहले इतना पानी था, इलेक्ट्रोलाइट घूम रहे थे, मैंने मग्गा लिया एक 1 cc वॉल्यूम और उसमें कंडक्टिविटी देख ली, अब मैंने उसे पूरा को भर दिया, अब फिर मग्घे से मैंने पानी उठाया, अब उसमें आयंस कम हो गए ना ऑब्वियसली गाइज, तो अब कंडक्टिविटी कम हो रही होगी उस 1 cc वॉल्यूम में, क्योंकि आयंस कम है, समझ में। लेकिन अगर आप मोलर कंडक्टिविटी को देखोगे बाय डेफिनेशन में डिफरेंट हो जाता, इसमें आप 1 cc वॉल्यूम में देखते हो, इसमें क्या है, कंडक्टेंस ऑफ एंटायर सॉल्यूशन, समझ में आया। इसमें ये कह रहा है कि अगर मुझे ये नहीं ले रहा हूं कि 1 cc या एक पक्का वॉल्यूम फिक्स, मुझे नहीं मतलब है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, अब मैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, उस पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी देख रहा हूं, सपोज अभी इतना था मेरा और मेरा पानी इतना है ना, अब मैं इसमें कंडक्टिविटी देख रहा हूं, मग्घे से निकाल के नहीं देखा मैंने, अब मैंने उसे और डाइल्यूट कर दिया, पानी घुसा दिया, अब पूरे में देख रहा हूं, अगर मैं चाह रहा हूं तो और पानी डाल के और मैं देख रहा हूं, समझ रहे हो। तो ये क्या है, पूरे वो उसमें देख रहा है, अनलाइक दिस कि जिसमें आप एक सैंपल साइज ले रहे थे, समझ में आया गाइस, ये अंतर समझ में आया इसमें आपको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि डाइल्यूशन होके 1 cc वॉल्यूम में आयंस कम हो गए तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। इसमें क्या होता है कि अब जितना ज्यादा डाइल्यूशन होता है उतना ही ज्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट है मेरा डिसोसिएशन हो जाता है, समझ रहे हो। तो मतलब एज पर देखिए एक लॉ होता है ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये बोलता है कि जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन करोगे इलेक्ट्रोलाइट उतना ही ब्रेक होगा, उतना ही फर्दर कंस्टिट्यूएंट्स में टूटेगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और अल्टीमेटली वही मेरे जो कंडक्टिविटी को देखते हैं। तो अगर मैं पहले इतने में देख रहा हूं, अभी मेरा इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डिसोल्व नहीं हुआ था तो इतना हुआ आयंस, तो कंडक्टिविटी
मैंने पानी बढ़ा के और थोड़ा सा पानी बढ़ा दिया, अब उसके डिसोसिएशन और बढ़ गया उसका, समझ में आया? तो इससे क्या होगा, और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि आयंस और डिसोसिएट हो गए, क्योंकि मैं पूरे का देख रहा हूं। अंतर समझ में आएगा इसमें, ठीक है? मोलर कंडक्टिविटी में वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर आपको देखना है, उसका सिंपल एक ग्राफ भी होता है। देखिए कि ये तो होगी आपकी मोलर कंडक्टिविटी, और ये आपकी होगी √C कंसंट्रेशन। तो ये एक ग्राफ देख लेना आप, ये तो हो जाता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और ये हो जाता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, इस तरह से स्ट्रेट लाइन, समझ में आया? तो इस तरह से देख लेना भाई। ये जो भी आपकी थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडक्टिविटी क्या होगा, मैंने क्या बताया, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, समझ है, विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डिक्रीज कैसे हो रही है, जैसे डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है, समझ है? सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। The number of ions per unit volume that carry current in a solution increases on dilution। ये इनकरेक्ट हो गया, क्यों? देखिए पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाएंगे। भैया आप कॉन्सेप्ट ये समझो ना, बड़ा आपने बाल्टी ली हुई थी, उसमें अभी था, अब उसको इतने आयंस थे, अब और बढ़ा रहे हो, अब मैं मग्गा भरूंगा इसमें से, तो अभी आयंस इसमें ज्यादा दिखेंगे। इसे मैंने इतना पानी भर दिया, अब पूरे में मग्गा भरोगे, अब थोड़े में कम आयंस दिखेंगे, तो डिक्रीज इन सॉल्यूशन, इनकरेक्ट। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, दिस इज करेक्ट, कि डाइल्यूशन बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। द वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये आपको ग्राफ से समझा दिया मैंने, ठीक है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइसिस द चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू द डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस इज इनकरेक्ट, इनफैक्ट दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन ला, डिसोसिएशन बढ़ जाता है, और दैट इज व्हाई मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो नंबर ऑफ पूछा था, तो मतलब एक तो ए इज करेक्ट एंड सी इज करेक्ट एंड डी इज करेक्ट, तो नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट कितने हो गए, 3। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर लेड स्टोरेज बैटरी पिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। गाइज सेम टू सेम, नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ा सेम क्वेश्चन 1986 में भी आया था, और जगह भी आया, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें भी, ठीक है? ध्यान रखना। देखिए लेड स्टोरेज बैटरी जो है आपकी, एक सेकेंडरी सेल होता है, मतलब इसको आप डिस्चार्ज कर सकते हो, फिर चार्ज कर सकते हो, फिर डिस्चार्ज कर सकते हो, फिर चार्ज कर सकते हो, ये होता है, ठीक है? तो लेड स्टोरेज बैटरी, आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये कंटेनर होता है, एसिड प्रूफ कंटेनर बोलते हैं, बहुत मोटी थिक प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ये आपको पता है, जो घर में बैटरीज यूज होती हैं, कार्स में यूज होती हैं, वो ज़्यादातर लेड स्टोरेज बैटरी होती है। तो एक ये हो जाता है, ठीक है? अब उसमें क्या होता है कि एक कैथोड ले लेंगे, एक एनोड ले जाता है, तो ये एक एनोड है और एक कैथोड है। जो एनोड होती है इसमें, वो बेसिकली स्पॉन्जी लेड का बना हुआ होता है, ध्यान देना, स्पॉन्जी लेड का, ओके? और जो कैथोड होती है वो होता है लेड कवर्ड विद PbO2, ठीक है? जो कैथोड है लेड कवर्ड विद PbO2, और उसमें जो आपका सॉल्यूशन होता है इज 38% H2SO4, ठीक है? 38% H2SO4 इसमें यूज किया जाता है। सो बेसिकली जैसे आप बाहर यूज करते हो, या नॉर्मली ऐसा होता है कि एवरेज 12 इलेक्ट्रोड्स की बैटरी होती है, कि 6 एनोड 6 कैथोड करके मिनिमम, लेकिन इसमें आपको मैं समझाने के लिए भी बताया था कि इस तरह का कुछ डिजाइन बनता है, ठीक है? देखिए इन सब की रिएक्शंस को समझने के लिए आप, है ना, बस ये सेल रोटेशन अगर याद कर लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी गाइज, ठीक है? देखिए इसको अगर समझ लोगे तो बहुत लाइफ ईजी हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें डिस्चार्ज का जो भी रिएक्शन होगी, चार्ज में बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, ये समझ लें। तो अगर आपको डिस्चार्ज की भी याद है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसी में आप चार्जिंग की उल्टी करके लिख दो, हालांकि इसमें चार्जिंग की पूछी हुई है ज्यादातर, ठीक है? ओके, सो डिस्चार्ज में क्या होता है, देखिए PbSO4, ठीक है? फिर ये H2SO4 एक्वस, PbO2, PbSO4, ठीक है? ये ऑब्वियसली कैथोड वाली रिएक्शंस हो गई, ये होगी एनोड की रिएक्शंस। अब अगर जब आप चार्जिंग में लिखते हो, तो चार्जिंग में मैंने क्या कहा, ये उल्टी हो जाएगी, यानी जो ऐसे था ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, मतलब देखिए
PbSO4 से PbH2SO4 इधर आ गया, एंड PbSO4 से PbO2। समझ में आया? ये इन्वर्स हो गई, ये इन्वर्स हो गई। ओके, बस ये रिएक्शन अगर आपको याद हो जाएगी तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये रिएक्शन कैसे बनाते हैं ये मैं, अगर आप मेरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो सबसे पहली वीडियो PYQ की डाली है उसको जरूर देखना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। मैं आपको इससे समझाता हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी PbSO4 ऑन एनोड, देखिए एनोड है, PbSO4 ऑन एनोड is converted into PbO2. This is incorrect. PbSO4 doesn't convert into PbO2 at anode. कैथोड पे होता है, तो दिस इज इनकरेक्ट। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी PbSO4 ऑन कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू PbO2। PbSO4 से PbO2 में कन्वर्ट हो रहा है, समझ में? तो दिस इज करेक्ट। लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ ए ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2 एज एनोड। दिस इज इनकरेक्ट। कैथोड होता है लेड पैक्ड कवर्ड विद PbO2। अगर यहाँ एनोड कैथोड लिखा होता तो करेक्ट होता, एनोड लिखा इसलिए गलत है। लेड स्टोरेज बैटरी हैज 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, बताया था, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका मतलब जो आपको करेक्ट आंसर हो गए वो हो गए B एंड D। समझ में? इसका मतलब जो ऑप्शन 1 है इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में हो। रिएक्शन मैंने इसमें जानबूझ के नहीं बताई, मैं चाहता था अगर आप बस एक ये डिस्चार्ज वाली भी रिएक्शन याद कर लो। H2SO4, देखिए H2SO4 आप लिख भी रहे हो नहीं लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रख लो पर्सनल यूज के लिए। PbSO4 एनोड की ये डिस्चार्ज में एनोड की हो गई, PbSO4 PbO2 PbSO4। और जब मैं चार्जिंग की लिखता हूं तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, PbSO4 PbSO4 PbO2। समझ में? बस ऐसे याद कर लो गाइज, आप बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। सो आई होप गाइज आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये वीडियोस है समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे बहुत हेल्प मिलती है चैनल को। थैंक यू, बाय।